स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रदूषण एक ऐसा श्राप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए आप और हम मजबूर हैं। प्रदूषण प्रकृति की देन नहीं है, ये हमारे क्रियाकलापों की वजह से है, क्योंकि प्रकृति ने तो साफ सुथरा वातावरण दिया था, सौंपा था, लेकिन हमने विकास की दौड़ के कारण इसको प्रभावित किया। दुनिया भर में करीब 45 लाख लोगों की प्रदूषण के कारण मौत हो जाती है। भारत में भी करीब 10 से 12 लाख मौतें प्रदूषण के कारण होती हैं। प्रदूषण से प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है, यह मानव जीवन के लिए भी खतरे की घंटी है और यह बात आप कई बार सुन चुके हैं। मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वो प्रकृति से ना खेले, पर्यावरण को शुद्ध रखें, यह भी आप कई बार सुन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिर हमने या सरकारों ने किया क्या? और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको मिलवा देता हूं। डॉक्टर सुदेश यादव एसोसिएट प्रोफेसर हैं SES JNU के। डॉक्टर सुदेश, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर सुदेश, मैं इस बात से शुरुआत करना चाहता हूं कि ये कहा जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद अपने बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज के समय में स्थिति ये हो गई है कि बुलंद होने की ऐसी होड़ मची है कि शायद अब खुदा ये पूछ सकते हैं कि क्या ये तेरी रजा से हुआ, बता तो मैं सजा दूं। जी, धन्यवाद न्यूज 18 का अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और राष्ट्रीय पोल्यूशन कंट्रोल दिवस पर आपको शुभकामनाएं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, जो पंक्तियां कही ये सुनने और सुनाने के लिए हैं। जब तक इनको अपनाएंगे नहीं हम अपने जीवन में, तो फिर खुदा यही सवाल पूछेगा कि आपने अपनी मर्जी से किया है ना कि मेरे हिसाब से किया है। प्रदूषण की जो समस्या है उसको हमें अपना मानना पड़ेगा। अभी तक हम क्या कह रहे हैं कि ये किसी और का है, ये गवर्नमेंट का है, ये समाज का है, ये कोई और करेगा। हम सिर्फ उसको लेने में, प्रकृति से लेने में होड़ लगी हुई है। तो कोई भी चीज को जब एक दिशा में लेकर के जाते हैं तो वो कुछ लंबे समय के बाद जाकर के दिशाहीन एक उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां से वापिस आना मुश्किल है। तो हम एक पॉइंट बोलते हैं, एक शब्दावली है पॉइंट्स ऑफ नो रिटर्न, कि आप उतना ही आगे चलिए जंगल में या पर्वतों पे या प्रकृति में, फिर जहां से आप वापस घर को लौट सके। जब आप इतने आगे चले जाएंगे और अपना रास्ता भूल जाएंगे तो फिर आपको बचाने कौन आएगा, आपको मालूम नहीं है। और हम जो प्रदूषण की समस्या, जो पर्यावरण की समस्या, जो ये दिवस एनवायरनमेंट डे, ओजोन डे, वाटर डे, एयर डे और आज पोल्यूशन कंट्रोल डे मना रहे हैं, अभी हम ये उसी दिशा में जा रहे हैं कि हम वापस आने की स्थिति में नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि हमें वापस भी आना, हमें इसी प्रकृति के साथ रहना, यहीं रहना है। ये एक दिन की बात नहीं है कि हम अपने यहाँ रहें और हम चले जाएंगे। हमारे आगे जनरेशन से जनरेशन, पीढ़ियां दर पीढ़ियां ये नियमावली चलती रहेगी, ये श्रृंखला चलती रहेगी। उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर सुदेश, मेरा ऐसा मानना है कि आपने खुद कई सेमिनार्स अटेंड किए होंगे। हम देखते हैं कई सारे देश मिलकर चिंतन बैठकें करते हैं, UN एयर पॉल्यूशन के लिए बैठकें करता है। किसी समस्या का समाधान ढूंढना है तो एक विशेषज्ञ प्रक्रिया होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस उसे कहा जाता है। सबसे पहले तो समस्या को परिभाषित किया जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये परिभाषित तो कई बार की जा चुकी है। आपने शुरुआत में मुझे सुना होगा, मैंने कहा ये भी आप सुन चुके हैं, ये भी आप सुन चुके हैं, ये भी आप सुन चुके हैं। जब परिभाषित कर दी गई है तो सोल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा? देखिए, परिभाषित तो हो चुकी है और बार बार क्यों होती है, ताकि लोग जागें। परिभाषित होकर के उन सेमिनार्स में वो समाहित होकर रह जाती है। अभी भी वो पूरे जो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उसके तक भी नहीं पहुंच पाई हैं परिभाषाएं। जब तक वो परिभाषाएं आम आदमी, आम जनमानुस तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक स्थिति ऐसे ही चलती रहेगी। जहां तक आपने कहा कि प्रोसेस सॉल्विंग जो अप्रोच है क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों नहीं हो पा रहा है कि हम हमेशा अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। जैसे बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी क्षमता बढ़ती है उसकी वजन उठाने की, लेकिन जब वजन रखने वाला उसके सर पे और ज्यादा वजन रखता जाएगा तो उसकी क्षमता से ऊपर चीज चली गई, तो वो फिर सोल्व होने की स्थिति में नहीं होगी, चाहे आप बड़े होते जाएं, एनर्जी गेन करते जाएं। इसमें यही हो रहा है कि जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, बचाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, उसी समय साथ साथ
उतना से ज्यादा नुकसान भी होता जाता है। तो जो नेट बैलेंस है वो पर्यावरण प्रदूषण की तरफ है, ना कि बचाव की तरफ है। ठीक है। और दूसरा बात यह है कि आपने कहा प्रोसेस सोल्विंग, प्रॉब्लम सोल्विंग, यस, ये सवाल बार बार उठता है। मेरा जो पढ़ते पढ़ाते और अनुसंधान करते करते एक विचार बना है कि समस्या हुई क्यों। अगर समस्या ना हो तो सॉल्यूशन का तो बात ही नहीं आएगा। तो अब जो जोर चल रहा है वो इसको हम बोलते हैं कि पोल्यूशन प्रिवेंशन इज बेटर देन पोल्यूशन कंट्रोल। आज प्रदूषण, राष्ट्रीय प्रदूषण पोल्यूशन कंट्रोल दिवस है, जबकि हमको इसको मेरे हिसाब से प्रिवेंशन दिवस में मानना चाहिए। क्यों कि ये 2 से 3 दिसंबर मध्य रात्रि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था आइसोसाइनाइड का, उसका जो प्रिवेंशन की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर सुदेश, जब मैं आगे आपके पास आऊंगा तो इस पॉइंट पर बात करूंगा कि देखिए अब वर्तमान जो मानसिकता है लोगों की भी और वैसे भी इन जनरल, वो उसके चलते पर्यावरण को बचाना आसान नहीं है। मतलब कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अगर हम ये कह दें कि भैया जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, बसेस हैं, उस पर ज्यादा ट्रैवल करो, तो नहीं, फिर हम हमारी कार कैसे दिखाएंगे? तो वो भी एक बहुत बड़ा रोड़ा है। मैं इस पर आपसे बातचीत करूंगा। मेरे साथ और भी गेस्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पृथा नायर, सांस रोग विशेषज्ञ हैं, और आर एन मेहरोत्रा जी, रिटायर्ड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स। आप दोनों का भी स्वागत है। डॉक्टर पृथा, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए कुछ दिनों पहले से व्हाट्सएप पर ये बहुत ज्यादा मैसेज आने लगे हैं कि कब तक जिंदगी काटोगे सिगरेट, बीड़ी और सिगार में, कुछ दिन तो काटो हमारे साथ में। ये स्थिति है हवा की, और स्टडीज बता रही हैं कि हाँ ये सच है। हाँ जी, बिल्कुल, दैट इज अ वेरी ट्रू थिंग। एंड जितना हम देख रहे हैं कि जो पोल्यूशन के लेवल्स हैं और उससे क्या क्या दिक्कत आ सकती है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज इसके अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं ये लंग्स में जाते हैं और डीपली डिपॉजिट होके वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। द मोमेंट इट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, वो सिर्फ लंग्स की नहीं बल्कि हार्ट की भी काफी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो लंग्स में जिनको ऑलरेडी एस्थमा की प्रॉब्लम है, सीओपीडी है, एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है, जिनको बार बार निमोनिया बनने की क्षमता बढ़ जाती है, ये सब प्रॉब्लम जिनको पहले से है उनकी बढ़ जाती है, और जिनको नहीं है उनमें होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इवन जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उन प्रेग्नेंट फीमेल्स अगर वो इनहेल करती हैं पोल्यूटेंट्स, तो उसकी वजह से बच्चों में एस्थमा के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो इट इज वेरी डेंजरस फॉर एल्डरली पॉपुलेशन एज वेल एज द न्यूबॉर्न एंड द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। जो भी इंडस्ट्रियल फ्यूम्स हैं, डीजल है, बर्निंग ऑफ फार्म्स है, इट इज सिमिलर टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग विच इज इक्वली हार्मफुल। और हार्ट में इसकी वजह से स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इवन कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी भी देखी जाती है लेटर स्टेजेस में। जो बच्चे पैदा होते ही इस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं और इसी पोल्यूशन को इनहेल कर रहे होते हैं, इन्हीं पोल्यूटेंट्स को ले रहे होते हैं, उसकी वजह से आगे जाके लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है। इन फ्यूचर जाके मेमोरी लॉस भी हो सकता है। सो इट ऑल्सो अफेक्ट्स द ब्रेन, इट कॉजेज इचिंग इन द आईज ऑल्सो। सो काफी हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हैं। एक पोर्शन पर मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूं। देखिए इस कोरोना काल में कई बार मैंने डॉक्टरों के साथ बैठकर बातचीत की है। एक बार मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या कारण है कि जो मरीज आ रहे हैं उनको डायरेक्ट आईसीयू में ले जाना पड़ रहा है। तो डॉक्टर्स का कहना था कि भाई स्वप्निल भाई, हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल उनको हार्ट और लंग्स की भी कुछ प्रॉब्लम थी, जो उनको डेली रूटीन लाइफ में इतनी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन जब वो कोरोना के शिकार हुए तो एकाएक वो चीज़ बढ़ गई। कहने का मतलब ये है कि वो लोगों को सॉफ्ट बना रहा है। ये जो प्रदूषण है वो उनकी हेल्थ को सॉफ्ट करता जा रहा है। क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पोल्यूशन की वजह से जो नॉर्मल प्रॉब्लम जो आराम से वी कैन टैकल वेरी वेल, उसकी वजह से बिकॉज ऑफ पोल्यूशन इट इज इंक्रीजिंग। इवन जिन लोगों को कोविड हुआ है, दे हैव सम लंग डैमेज विच इज स्टिल देयर एंड दे आर रिकवरिंग, बट द प्रोसेस जो रिकवरी का है वो डिले हो गया बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन विच इज देयर। जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है एस्थमा की और सीओपीडी की, उन लोगों की प्रॉब्लम जो कंट्रोल में रह सकती है, वो जितना भी हम दवाइयां दें उसके बाद फिर बढ़ जाती है। एंड वी हैव टू गिव ओरल मेडिसिन्स
apart from the normal medicines also to protect it. तो more than that I कुछ would तो ऐसे भी recommend मरीज होते हैं जो शुरुआत से protection एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं और इस चक्कर में जब इलाज चालू करते हैं तो दोबारा एंटीबायोटिक्स उन्हें दिए नहीं जाते और फिर स्टेरॉइड्स की भी मदद लेनी पड़ जाती है डॉक्टर्स को। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं इस पर भी बातचीत करूंगा डॉक्टर प्रथा। लेकिन मेहरोत्रा जी, अब मैं आपको भी शामिल करना चाहता हूं। देखिए, इस देश में कितना आम हो चला है, कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट तक को ये कहना पड़ता है ठीक है आप जो करने वाले हैं उससे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन ले लेना, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से परमिशन ले लेना। मालूम चलता है कि 6 महीने तक तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि जहां पर निर्माण नहीं करना था वहां निर्माण चल रहा है, और ये हमारे प्रदेश में भी हो चुका है। तो ऐसी होती हैं कि जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। आपका कहना बिल्कुल सही है। एक बात आप समझ लीजिए कि पब्लिक की जब तक अवेयरनेस जो है होने के बावजूद एक्शन नहीं होगा, अवेयरनेस हो जाना अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि विंटर्स में स्पेसिफिकली किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क या दूसरा भी वर्क जो होता है जिससे कि पॉल्यूशन में पार्टिकुलेट मटेरियल बढ़ सकता है, आप उस सोर्स को कम करने की कोशिश करो खुद इनिशिएट करके। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क का क्या है, लोगों में इतनी कॉमर्शियल माइंड है इतना उनका कि वो अपना हित देखते हैं और एक उनको एनवायरनमेंट के हित की कोई परवाह नहीं होती है, ना ही उनको दूसरों की परवाह होती है। वो समझते हैं हमारा अपना काम कंप्लीट हो जाए वो हमारे लिए सफिशिएंट है। तो इस तरह का जब एटीट्यूड समाज में होगा तो कैसे पॉल्यूशन को आप चेक कर पाओगे? पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि लोग पार्टिसिपेट करें इसमें, इस एक्शन। देखिए, ये जो जंग है हमारी वो जल, जंगल और जमीन तीनों के लिए है, क्योंकि प्रदूषण तीनों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। अब मैं अगर जंगल विशेष या वन की बात करता हूं तो सबसे बड़ा वो कौन सी बात है जो सबसे ज्यादा आड़े आ रही है या अवरोधक बन रही है जंगल की राह में? नहीं, जंगल की राह में किस तरह से अवरोधक मान रहे हैं आप उसे? जंगल आप जितने, आप अपने सवाल को क्लियर करिए जरा सा। जी, जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए बातें की जाती है, एक पूरा डिपार्टमेंट भी बना हुआ है जिसका काम है जंगल को सहेजना और सारी चीजें। इसके बाद भी धीमे से कहीं से एक परमिशन आती है और ये पता चलता है कि जंगल की जमीन सिकुड़ती जा रही है। बार बार ये बात बोली जाती है कि जंगल की जमीन सिकुड़ रही है। अब वो प्रकृति की देन तो नहीं है, वो तो हमारे कारण है। तो मेरे सवाल पूछने का मकसद ये है कि वो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जो फॉरेस्ट झेल रहा है या सामना कर रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि आप जंगल को लगाना ओवरनाइट नहीं होता है। जंगल को लगाने के लिए जो प्रोग्राम होता है प्लांटेशन का, उसको सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट का प्रोग्राम आप देखिए तो बहुत से प्रदेशों में घट गया है जंगल लगाने का। आप पिछले 10-20 साल के डेटा को एनालाइज करिए तो जब तक आप सस्टेन्ड बेसिस के ऊपर जंगलों का बढ़ाने के लिए उनको आप फुल्ली एफर्ट नहीं करोगे तब तक आप कहां से वो इंक्रीज करेंगे? जहां तक श्रिंकेज की बात है कि जंगल घट रहे हैं, वो अर्बनाइजेशन से घटते हैं, जो वो इसलिए घटते हैं कि आपने अपने लिए तो जमीन आपने काट के जंगल लगा लिया, खेती आपने, आपकी पॉपुलेशन में कोई कंट्रोल नहीं रेगुलेट हो रहा है, ना ही आप किसी तरह से कोशिश कर रहे हो कि जंगल का जो एरिया है उसको आप एनक्रोच ना करो। तो डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करता है, निरंतर कोशिश करता है उसको रोकने की, और जितना ज्यादा हो सकता है उससे चेक करने की। ये लिख भी रहा हूं बार बार कि प्रदूषण को मैं दुश्मन नंबर 1 मानता हूं, और बड़ी चिंता की बात यह है कि इंसान दुश्मन की साइड खड़ा है, गलत साइड पर खड़ा हुआ है और वो इस लड़ाई में खुद शामिल होने की बात कर रहा है। लेकिन एक सवाल जो बार बार मेरे दिमाग में आता है, डॉक्टर सुदेश मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, 2 बातें कहना चाहता हूं। हमें यह पता चलता है कि जैसे यमुना को साफ करना है, गंगा को साफ करना है, करोड़ों खर्च कर दिए गए, करोड़ों इशू हो रहे हैं, कहां साफ हुई? तो वो पैसा जा कहां रहा है? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि क्या हमारे पास ऐसा कोई क्या ये गंभीर बात नहीं है कि आज तक हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि किस शहर में या किस राज्य में कौन सा क्षेत्र ट्रांसपोर्ट, पावर, निर्माण, बायोमास, बर्निंग, इनमें से कौन कितना प्रदूषण फैला रहा है? ये सब जब सामने होगा या इसको अगर पता लगाया होगा तभी तो लक्ष्य तय होंगे। आज कुछ भी बैठ के लक्ष्य तय कीजिए। आपने ठीक कहा, मैं फिर वापस वहीं आता हूं कि ये गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान 1, 2, नमामि गंगे, जल मंत्रालय, सब
चलता आ रहा है, पिछले 25 साल से लगभग हो रहा है और स्थिति वहीं की वहीं है। अगर आप जाकर के देखेंगे जहां थी, पैसा कहां जा रहा है ये तो मेरा विषय नहीं है बोलने का। विषय ये है कि प्रकृति को जब भी मनुष्य ने आदिकाल से लेकर के अब तक उसको खुद संवारने सजाने की कोशिश की अपने अनुसार, तब तब त्रासदियां आई हैं और आएंगी। नदियां अपने आप साफ होती हैं, साफ होती रही हैं और आगे भी होंगी। हमें क्या करना है नहीं, लेकिन जिन कंट्रीज ने कंट्रोल कर लिया, हाँ वो ओके। अगर आप ये लेते हैं कि हम कई बार वेस्टर्न वर्ल्ड से बात करते हैं, जैसे अभी COP26 पेरिस में हुआ, UNFCCC में होता है, उसका कारण सिंपल 3 तरीके से है, जो कि दुनिया, विश्व जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड, पाश्चात्य जो देश हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वही हमारी लड़ाई हमारे देश की उनके साथ, कि हमारे यहाँ पर आबादी अब 140 करोड़ है, वो एक दिन में कम नहीं हो सकती है। उसको मानना पड़ेगा सच कि हम इतने हैं। ठीक है। दूसरा कि हमारे यहाँ पे आज भी कुछ 20-25% जनता को भोजन नहीं मिल पाता है, एक टाइम का कम से कम नहीं मिलता है। तो और दूसरा अनपढ़ता है, गरीबी है, डेवलपिंग नेशन है। ये सारे कारणत होते हुए जब ये देश सस्टेन कर रहा है तो ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। वो क्या कहते हैं कि आपका टोटल ज्यादा है, हम ये कहते हैं कि हमारा पर व्यक्ति जो एमिशन है वो कम है, आपका पर व्यक्ति ज्यादा है, क्योंकि आप एक कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले हैं, एक ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, सारी व्यवस्थाएं आपके पास हैं। तो उनके यहाँ पर क्यों हो पाता है? एक तो पॉपुलेशन कम है, फिर क्या है कि वो पोल्यूट कम करते हैं, सोर्स के ऊपर रोक लेते हैं। यहाँ पर क्या है, आम आदमी एक इंडस्ट्री लगाता है, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कहीं पर भी लगाता है, वो अपना रोजी रोटी के लिए एक इंडस्ट्री लगाता है, एक चीज बनाता है, उसको प्रदूषण से रोकने का कोई बचाव करता नहीं है। और बहुत सारी उसमें इनफॉर्मल सेक्टर है, हाँ, बिल्कुल इलीगल तरीके से चलता है। तो डॉक्टर प्रथा, एक सवाल मैं आपसे भी लेना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमूमन किस पीरियड में मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ती है प्रदूषण को लेकर? वही जो इस वक्त चर्चाओं में है या वो कोई और पीरियड है? नहीं, डेफिनेटली ये जो टाइम है, इस टाइम पे मैक्सिमम रेस्पिरेटरी के पेशेंट्स होते हैं और यही दिवाली के बाद वाला ही टाइम होता है जब मैक्सिमम पोल्यूशन होता है। द AQI लेवल जो 450-500 तक पहुंच रहा है, तो इसकी वजह से हाफ ऑफ द पेशेंट्स आर गेटिंग ट्रबल बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। जो प्रॉब्लम है जिनको हम कंट्रोल करने की, जैसे अभी पहले भी बात कर रही थी, वो कंट्रोल्ड पेशेंट्स हैं जो कि ठीक रह सकते हैं, लेकिन ड्यू टू पोल्यूशन दे कम एंड दे गेट recurrent attacks of asthma. So we have no other option, we have to admit them. उनको एडमिट कर कर हमें स्टेरॉइड्स भी कभी कभार देने पड़ते हैं अगर अटैक बहुत ज्यादा होता है तो दैट इज वेयर बॉडी सफर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट। और उससे वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पड़ते हैं उनको, और रिकरेंट इन्फेक्शन होता है तो साइकोलॉजी ऑफ द पेशेंट ऑल्सो बिकम्स लो। उनको खुद भी पता है क्या रीजंस हैं एंड दिस इज। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है मेहरोत्रा जी आपसे, और सवाल ये है कि जब मैं उन कंट्रीज के नाम पढ़ता हूं जिन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल की दिशा में सख्त कदम उठाए, तो उन कंट्रीज में मैं चाइना का नाम भी पढ़ता हूं, मैं साउथ अफ्रीका का नाम भी पढ़ता हूं, और कुछ छोटे छोटे शहरों और कंट्रीज के नाम भी पढ़ता हूं। उनमें ऐसा क्या खास है जो हम में नहीं है? उनसे कहीं ज्यादा खास है। हमारे एफर्ट्स में कमी रह जाती है। हमारे एफर्ट्स में सबसे बड़ी कमी ये है कि हर चीज सरकार के ऊपर पब्लिक छोड़ देती है। सरकार के अलावा कुछ इनिशिएटिव पब्लिक में अगर नहीं होगा तो ये कभी नहीं होगा। अभी किसी ने बोला था इसी आपके इसमें पैनल में कि गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, कोई उसमें कमी नहीं लाने की कोशिश करता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल नहीं करने की सोचता है। तो कुछ जब तक आदमी में इनिशिएटिव नहीं होगा, आप देखो जिन कंट्रीज में कम हुआ है पॉल्यूशन, उनका मुख्य कारण यही रहा है कि साइकिलिंग शुरू हो गई है। साइकिलिंग इतनी, मतलब लोग ऐसे ऑब्जेक्ट से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं जो कि किसी भी तरह से पॉल्यूट ना करे। जन भागीदारी बहुत जरूरी है, लोगों को भी ये बात समझनी पड़ेगी। बात जब जल, जंगल और जमीन की हो तो सिर्फ सरकारें कुछ नहीं कर सकती, जन भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आज का ये दिन लोगों को ये बात समझाने में सफल रहा हो। 3 एलीट गेस्ट हमारे साथ थे और आप तक अपनी बात पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों का भी नमस्कार।